नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंबाला चंडीगढ़ रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण, फाइनल लोकेशन सर्वे को मिली मंजूरी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने रेल मंत्री का किया धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन, बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया ने भरा पर्चा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करवाया संजय भाटिया का नामांकन। कांग्रेस ने करमवीर सिंह बौद्ध को बनाया राज्यसभा प्रत्याशी। विधानसभा भवन पहुंचे करमवीर सिंह बौद्ध। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के 34 विधायक रहे मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। अंबाला चंडीगढ़ रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी रेल लाइन निर्माण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी मिल गई है, जो कि अंबाला चंडीगढ़ रेल मार्ग पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इस स्वीकृति के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद जताया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस पहल से इस व्यस्त रेल मार्ग पर यात्रा और अधिक सुगम होगी और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के लाखों यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। साथ ही डेराबस्सी से जीरकपुर बाईपास तक प्रस्तावित एलिवेटेड हाईवे बनने से क्षेत्र में यातायात और भी सुगम होगा। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के लिए नॉमिनेशन फाइल करने का आज आखिरी दिन था और भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया अपना नामांकन दाखिल करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर श्याम सिंह राणा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर गौरव गौतम और दूसरे मिनिस्टर भी मौजूद रहे। इससे पहले भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर पर मुलाकात की। सीएम सैनी ने उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित किया। हरियाणा भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया ने आज राज्यसभा का पर्चा भर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया का नामांकन करवाया है। भाजपा ने संजय भाटिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। नामांकन भरने के बाद संजय भाटिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उच्च नेतृत्व तय करता है कि किसी व्यक्ति ने किस समय पर क्या काम करना है। इससे पहले वह सांसद है और फिर पार्टी के विभिन्न पदों की जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद पार्टी ने एक बार फिर उन्हें मौका दिया है। उन्होंने कहा कि उच्च सदन में पहुंचने पर हरियाणा उनकी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, कांग्रेस ने भरा है, कोई और भी भर सकता है। सबका स्वागत है, सबको अपने लिए प्रयास करना चाहिए। लोकतंत्र का खेल है, वोट की गिनती है। जो भी जिसके पक्ष में होगा उसके लिए पहले बधाई है, जिसके पक्ष में भी होगा। थर्ड कैंडिडेट को लेकर स्पेकुलेशंस हैं। मैंने मीडिया के थ्रू ही मेरी जानकारी में आया कि कोई थर्ड कैंडिडेट आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई इंडिपेंडेंट आए, कोई पार्टी की तरफ से आए, सबका स्वागत है। इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपना दावा पेश करना और उस दावे के लिए मेहनत करके जीतना। बीजेपी की तरफ से आ सकते हैं सर, उसके बाद अब आप एक बार फिर से सक्रिय होंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेगी पार्टी आलाकमान को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने छोड़ी थी। हमारा पार्टी का निर्णय रहता है और वो निर्णय किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में रहना है, उसको संगठन का काम करना है, उसको लोकसभा का करना है, उसको विधानसभा का करना है, वो पार्टी नेतृत्व निर्णय करता है। जब समय समय पर जो भी हुआ, आज पार्टी ने फिर निर्णय किया, तो हम सब लोग जो एक अच्छा कार्यकर्ता होता है उसको हर निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, हरियाणा की तो प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी। मैं हरियाणा में जन्मा हूँ, हरियाणा का बच्चा हूँ। हरियाणा के लोगों ने प्यार से मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहले भी भेजा था, अब फिर उच्च सदन में भेजा है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हरियाणा के हितों की बात मैं उच्च सदन में रख पाऊँ, ये मेरा प्रयास है। हरियाणा में राज्यसभा सीटों के लिए नॉमिनेशन करने के लिए चलते कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी चुना है। कांग्रेस ने करमवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। यह उनका पहला चुनाव होगा। बीजेपी कैंडिडेट नामांकन भरने के बाद बौद्ध ने भी विधानसभा भवन पहुंचकर अपना नामांकन किया। उनके साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कांग्रेस के 34 विधायक मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि हरियाणा के एक सीनियर आईएएस ने उन्हें पार्टी हाईकमान तक पहुंचाया। इसके बाद राहुल गांधी ने ही उनका नाम हरियाणा से राज्यसभा सदस्य के लिए सुझाया। नामांकन के बाद उन्होंने कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद किया। इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी वहां मौजूद रहे। दलित परिवार से कर्मचारी से समाज सेवा तक जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया और अब अखिल भारतीय
अनुसूचित जाति विभाग में काम कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में भेजकर फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस न केवल शोषित और वंचित वर्ग के साथ खड़ी है, पर एक जमीनी कार्यकर्ता को वहां भेजकर ये साबित हुआ है कि कांग्रेस जो है जमीनी कार्यकर्ता को प्राथमिकता देगी। धन्यवाद। कहा जा रहा है सर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी पर्चा भर सकता है, क्या उसके लिए कांग्रेस तैयार है सर? देखिए, विधायक दल के नेता आ गए हैं, अब वो जवाब देंगे। हुड्डा साहब आज नॉमिनेशन करवाने जा रहे हैं और कयास इस तरीके के हैं कि तीसरा कैंडिडेट जो है मैदान में आ सकता है। जो कांग्रेस की 37 वोट जो है हमारे उम्मीदवार को मिलेगी। अच्छा, उधर रोहतक के किलोई गांव के रहने वाले सतीश नांदल ने भी राज्यसभा के लिए तीसरे उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन कर दिया है। सतीश करीब 2 बजे निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश जून के साथ विधानसभा पहुंचे और नामांकन किया। नामांकन से पहले सतीश नांदल ने मीडिया से कहा कि हमारे साथी विधायकों ने सोच पैदा की है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी भी होना चाहिए, इसलिए पर्चा भर रहे हैं। उधर 3 प्रत्याशी होने से एक बार फिर खेला होने के आसार बढ़ गए हैं। सतीश नांदल के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने के बाद राज्यसभा का यह चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। अब 16 मार्च को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। होली से ठीक पहले पंचकुला के सेक्टर 12 में एक नवविवाहित व्यक्ति जिसकी 21 दिन पहले ही शादी हुई थी, लूट करने आए 2 आरोपियों ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में क्राइम ब्रांच 26 की टीम के द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक नाबालिग है और दूसरे की उम्र महज 21 साल है। एडीसीपी क्राइम मनप्रीत सूदन ने कहा कि आरोपी जब लूट करने आए तो दीपक ने इसका विरोध किया और इस दौरान मृतक का पैर बाइक में फंस गया और इसी दौरान आरोपियों ने चाकू से 6 बार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी इस मामले में हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और लूट के सामान को बरामद किया जाना बाकी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। रात 2 की और 3 की रात को अराउंड 2:20 पे जो सेक्टर 2 की चौकी में एरिया पड़ता है, ये वहाँ पे ये लूट प्लस मर्डर एक व्यक्ति के साथ जो घटना हुई है, जिसका नाम दीपक है और जिसकी उम्र 29 साल है। तो बेसिकली ये चंडीगढ़ में एक सेल्स मैन के तौर पे कंपनी में काम करता है। तो ये रात को अपने घर वापसी के लिए जा रहा था। ये जो रहने वाला है डकोली का है, तो ये पल्सर बाइक पे था और अपने दोस्त के साथ ये फ़ोन पे बात कर रहा था, जिसके चलते हुए इसने बाइक साइड पर खड़ी कर अपने फ़ोन से ये दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। उसी दौरान 2 व्यक्ति आते हैं, जिसमें से एक रोशन है जिसकी उम्र 21 साल है और दूसरा जो माइनर है वो आते हैं और वो लूट के सोच से इस दीपक के ऊपर हमला करते हैं और उसका मोबाइल फ़ोन छीन कर भाग जाते हैं और हमले में दीपक की मौत हो जाती है। तो 6 बार चाकू का जो वार दीपक के ऊपर किया गया था। तो सर क्या आपराधिक लोग हैं जो जिन्होंने हमला किया है, ये पहले भी कोई मामले दर्ज हैं? बिल्कुल जी, जो इसमें से एक रोशन है उसके ऊपर 3 लूट के ऑलरेडी पर्चे हैं, 2 सेक्टर 5 में है और 1 सेक्टर 14 में है। इसमें ऑल्दो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो CIA टीम्स मौके पर ही जब भी रात को ये सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे किसी का मर्डर हुआ है, तो मौके पर ही हमारी CIA टीम्स वहाँ पे पहुँची और CIA 26 की टीम जो कि इंस्पेक्टर दिलीप के नेतृत्व में इनकी लीडरशिप के उसमें जो टीम्स ने काम किया है, लगभग 6 घंटे के अंदर ही इस केस को सॉल्व किया इनकी टीम ने किया है और जो मुलजिम है उसको पकड़ा गया। कैथल जिला भाजपा कार्यालय कपिल कमल कैथल में भाजपा कैथल जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत किए गए हरियाणा बजट 2026-27 के संबंध में आयोजित की गई और प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार कंवरपाल गुर्जर उपस्थित रहे और भाजपा वक्ता के रूप में रविंद्र सागवान भी वहां पे मौजूद रहे। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 प्रदेश के सर्वांगीण विकास को समर्पित एक दूरदर्शी और जनहितैषी बजट है। यह बजट विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम है। यह बजट हरियाणा के उज्जवल भविष्य का रोड मैप है और प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मृत्यु की स्थिति में हम 5 लाख रुपए, और अगर दिव्यांग हो जाएगा बच्चा कहीं किसी वजह से, तो
3 लाख का हमने प्रावधान उसमें रखा। एक बहुत बड़ी योजना जो है, जो मेरे दिल को छू रही, बहुत वैसे सारी छू रही दिल को पर वो ज्यादा गहरी, मैं जिसकी डिमांड करता रहा पहले, जब मैं भी सरकार में था तो मेरा था कि हरियाणा में जमीन बहुत महंगी है, और कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ही आएगा जमीन कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे ना जी, मान लो 100 करोड़ रुपए लेकर आया, तो मेरा ख्याल जब जमीन ले दो 50 तो उसी मुड़ खर्च हो जाए, तो फिर काम करना मुश्किल हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि भाई औद्योगिक प्लांट जो है ना जी, HSIDC जो है वो लीज पे देगी। अब उसको लीज पे प्लांट मिल जाएगा, ताकि बाहर से जो इन्वेस्टर है वो, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा लोग आएंगे यहाँ हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा की जमीन मुझे लगता है कि शायद देश में शायद सबसे महंगी जमीन हरियाणा में। तो थोड़ा सा उसमें हमें अड़चन आ रही थी, उसमें बहुत बड़ा फायदा हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों को होगा जो आएंगे बाहर से, और हमारा काम उसमें बढ़ेगा। जो प्रदेश सरकार के में सड़कों के सुधार के लिए 5000 किलोमीटर का अब की बार का एक टारगेट रखा कि 5000 किलोमीटर को उसमें ठीक करेंगे। ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए 1000 नई बसें खरीदने का हमने निर्णय लिया, और आपका भी इसमें आ गया कनीना, नरवाना, गन्नौर व कलायत में नए बस अड्डे बनाने का भी व्यवस्था इस बजट में हमने रखी है। शहरी छात्रों में नगर निकायों की भूमिका पर रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक देने, जैसे अपने गांव में जिनका कब्जा था पंचायत में, उनको देने का जैसे काम किया, तो उसी प्रकार का काम हमने शहर में भी कर दिया। अगर किसी ने मकान गलती से बना लिया नगर पालिका की जमीन में या नगर निगम की जमीन में, लेकिन वहां कोई तालाब नहीं होना चाहिए और वो रास्ते भी नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसका हमने जो कलेक्टरेट है उसका, उस पर उसको मालिकाना हक देते, जैसे दुकानों का दिया, जैसे शहर में हमने दिया, इस प्रकार से हम उसने करने का काम करते। घरोंडा के सरकारी अस्पताल में कार्य करने वाले डॉक्टर और घरोंडा पुलिस के बीच मामला गहराता जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है और गाड़ी में बिठाया और थाने ले जाकर बंदी बना लिया। डॉक्टर के मुताबिक गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने पुलिस को फोन करके कहा था कि कुछ लोग होली के दिन अस्पताल लाकर हुड़दंग मचा रहे हैं और यहाँ पर लड़ाई हो सकती है, इसलिए पुलिस को भेज दिया जाए। जब पहली बार कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो डॉक्टर ने दोबारा SHO को फोन लगाया और इसके बाद SHO और कुछ पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने के बाद पहले डॉक्टर को ढूंढा गया और फिर उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उन्हें गाड़ी में बैठाकर जबरदस्ती थाने ले जाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि डॉक्टर ने उनके साथ गाली गलौज की थी। इस मामले में तमाम डॉक्टर्स एकत्रित हो गए, जहां उन्होंने न्याय की मांग की है। खबर लिखे जाने तक उन्होंने 2 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो इसके बाद ठोस कदम उठाया जाएगा। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, और कल होली का पावन पर्व था, किंतु कल एक डॉक्टर के साथ, जिसको समाज भगवान का दर्जा देता है, हमारे ही समाज के पुलिस विभाग के एक कर्मचारी ने और कर्मचारियों के साथ मिलकर जो अनुचित व्यवहार किया वो निंदनीय है। वो सरकार के खिलाफ एक तरह का विरोध है, क्योंकि वो उस समय सरकारी ड्यूटी पे थे। उनको जबरन OPD से उठा के लेके जाना, कॉलर पकड़ के उनको गालियां देना, उनको घसीटा और गाड़ी में बिठाया, ये एक तरह का अपहरण है। उनको मारा। उस समय वहां कोई और डॉक्टर पोस्टेड नहीं था। पूरी जिम्मेवारी पूरे कस्बे की और आसपास की जो पॉपुलेशन है, होली के पर्व पर कोई अनहोनी ना हो, तो डॉक्टर प्रशांत की थी। लेकिन वो व्यक्ति अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इनको उठा ले गया। वो तो शुक्र रहा कि कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई, किंतु एक अधिकारी, एक कर्मचारी को ये रवैया कितना तानाशाही है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने की है। अब आगे की मीटिंग में आपने क्या फैसला लिया है सर? देखिए, उस इंसिडेंट को 15-16 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई उन व्यक्तियों पे नहीं हुई है। ना कोई FIR हुई है, ना ही हमसे कोई कांटेक्ट किया गया है, ना ही उनको अरेस्ट करके उनका मेडिकल करवाया गया। किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? हम जो SHO हैं और उसके साथ जितने कर्मचारी आए थे और जो थाने में उनका साथ जिन्होंने दिया है, उन सभी के अगेंस्ट कार्रवाई चाहते हैं। कैसी कार्रवाई? तो फैसला क्या लिया गया? अब फैसला ये लिया गया है कि उनके अगेंस्ट जो धाराएं बनती हैं, जैसी शिकायत डॉक्टर प्रशांत ने दी है,
वो धाराओं में उनके खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज किया जाए। हम एसपी को हमने मेल कर दी है, सीएमओ मैडम ने बात भी कर ली है, डीसी साहब से भी बात कर रही है। हमने 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर 2 घंटे में एफआईआर लॉन्च नहीं होती है तो फिर हमें कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।